नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है विराम चिन्ह। देखिए, विराम चिन्ह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा ही हम जो भाषा में वाक्य प्रयोग हुए हैं उनके अर्थ को स्पष्ट रूप से जान और समझ पाते हैं। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। विराम चिन्हों के अध्ययन के उपरांत आप लोग भाषा में सही विराम चिन्ह का प्रयोग, कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है इत्यादि विषयों को समझ पाएंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। देखिए, विराम का सामान्य अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम लेना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़ा रुकना है और कब पूर्ण रूप से विराम करना है। ठीक है, जिस प्रकार से हम रेड लाइट को देखकर समझते हैं कि अब रुकना है, चलना है या चलने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो उसी प्रकार जो विराम चिन्ह है वे हमें भाषा में कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है इत्यादि विषयों के बारे में बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, देखिए, हम वाक्य बोलते या लिखते हैं तो बोलने वाला क्या है कि वाक्य जब बोलता है तो बोलते बोलते बीच में थोड़ा सा रुकता है, फिर अगला वाक्य बोलता है। तो इसको लिखते समय हम किस प्रकार से प्रदर्शित करें, तो उसमें हमारी सहायता विराम चिन्ह करते हैं। बोलने वाला जहाँ पर थोड़ा रुकता है या आगे बढ़ता है तो वो विभिन्न विराम चिन्हों के माध्यम से हम जान और समझ सकते हैं। आइए हिंदी के कुछ मुख्य विराम चिन्हों को अब हम जानते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम देखिए, इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। अल्प विराम इस प्रकार का चिन्ह है। अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार से है। प्रश्नवाचक का चिन्ह इस प्रकार से है। विस्मयवाचक चिन्ह इस प्रकार से है। योजक या विभाजक इस प्रकार से इसका चिन्ह है। निर्देशक का चिन्ह इस प्रकार है। ये योजक या विभाजक के से थोड़ा बड़ा होता है। उद्धरण चिन्ह इकहरा और दोहरा इस प्रकार से होता है। विवरण चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। कोष्ठक इस प्रकार से होते हैं। लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है। हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब इनको विस्तार पूर्वक से हम समझते हैं। पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे राजेश खाना खा रहा है, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। तो इन वाक्यों में देखिए अंत में ये चिन्ह लगा है, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं या पूर्ण विराम चिन्ह इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कोमा भी कहते हैं। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे फल वाला सेब, संतरे, केले, अंगूर, पपीता आदि बेच रहा है। यहाँ पर देखिए सेब, संतरे, केले, अंगूर, पपीता ये क्या है? सभी फल है। तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पर इस चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वाक्यांश को जोड़ने के लिए, जैसे नेहा ने विद्यालय से आकर वस्त्र बदले, खाना खाया और थोड़ा आराम किया। इस प्रकार से देखिए आगे समुच्चय बोधक से पहले, रमेश बहुत समझदार है,
परंतु उसका भाई मूर्ख है। परंतु शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है, तो इससे पहले हमने इसका प्रयोग किया है अल्प विराम चिन्ह का। आगे देखिए, कथन को स्पष्ट करने के लिए, जैसे अध्यापिका ने बताया हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो यहाँ कथन को स्पष्ट करने से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, जैसे सज्जनों मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, तो यहाँ पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है अर्ध विराम। देखिए, पूर्ण विराम की तुलना में जब हमें कम अवधि के लिए रुकना हो तो उसमें अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि बीमार है, तो यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला जो चिन्ह है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्यों नहीं आया, तो इन वाक्यों के में क्या हो रहा है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। विस्मयवाचक चिन्ह देखिए इस प्रकार से बनाया जाता है। मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, यहाँ कितनी गंदगी है, तो देखिए छी के बाद ये जो चिन्ह लगा है इसे ही विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। ऐसे ही अरे तुमने यह क्या किया, तो यहाँ भी विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला जो चिन्ह है वह है योजक या विभाजक। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, थोड़ा सा दूध, तो इस प्रकार से हम योजक चिन्ह के द्वारा दो शब्दों को जोड़ सकते हैं। आगे है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह को रेखिका भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए, जैसे गांधी जी कहा करते थे, उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाया। सत्य ईश्वर का रूप है। संवादों या वार्तालापों में, जैसे ग्राहक इस पुस्तक का क्या मूल्य है, दुकानदार यह 50 रुपए की है। किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए, जैसे विद्यार्थी में 2 गुण अवश्य होने चाहिए, आज्ञाकारिता, परिश्रमशीलता। आगे है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए इस प्रकार से होते हैं। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, किताब, वस्तु या व्यक्ति का उपनाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो जो दिनकर है वह क्या है? रामधारी सिंह का उपनाम है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? देखिए इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात, कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो आगे बढ़ो, अज्ञान का अंधकार दूर करो, तो ये जो कथन है किनका है? स्वामी विवेकानंद का है। तो उनकी कही गई बात को दर्शाने के लिए हमने दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है। वाक्यांश के विषय में कोई संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग जो है वो हमें बहुत कम दिखाई देता है। इसके स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है। आगे है कोष्ठक। कोष्ठक इस प्रकार से होता है। कहाँ प्रयोग करते हैं, आइए समझते हैं। वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो उसे कोष्ठक में दी जाती है। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे
एकांकी अथवा नाटक में रंगमंचीय संकेतों को स्पष्ट करने के लिए। जब एकांकी या नाटक जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर जो संकेत होते हैं उनको इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे सैनिक प्रणाम करते हुए। ठीक है, ये सैनिक की मुद्रा को हमने यहाँ पर स्पष्ट किया, महाराज की जय हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई वाक्य में हमने ऐसा पद लिखा है जिसका हम अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं, तो वहां भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सावित्री ने सत्यवान कौन है, यहाँ पर अर्थ स्पष्ट किया, अपने पति के प्राणों की रक्षा की। तो इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों में भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो कोष्टक चिन्ह है उनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर शब्द हम इस प्रकार से लिखते हैं, यदि उसमें लाघव चिन्ह लगा दें तो इस प्रकार से डॉक लिखकर भी हम उसे डॉक्टर शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न के लिए इस प्रकार से प्रमेय के उपरांत हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। टेलीविजन में टी और वी के उपरांत लाघव चिन्ह लगा देते हैं। उत्तर के लिए ऊ के बाद हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अनेक प्रकार के शब्दों में उत्तर प्रदेश के लिए आपने ऊ प्र लिखा देखा होगा, उनके उपरांत लाघव चिन्ह लिखा देखा होगा। तो इस प्रकार से हम शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे है हंस पद या त्रुटि पद। ये इस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे बनाते हैं। वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाए तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और हमें लगा कि यहाँ पर एक शब्द हमसे छूट गया है, तो उसे दिखाने के लिए हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरदास ने सूरसागर की, तो अब यहाँ पर रचना शब्द छूट गया तो रचना लिखकर ये चिन्ह लगा दिया गया। इस प्रकार से ये हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जो विराम चिन्हों पर आधारित कक्षा थी वह समाप्त होती है। आज हमने जिन जिन विषयों का जाना, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में निम्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक या विभाजक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, हंसपद या त्रुटि पद। तो इत्यादि विषयों का आज हमने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ जो आज का ये विषय था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ मिलते हैं हम लोग।